जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1। आज हमारी इस सब्जेक्ट की पहली क्लास है और ये ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब ये है कि इसमें हम कोई इस सब्जेक्ट का टेक्निकल कंसेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि इंट्रोडक्शन होगा इस सब्जेक्ट का आपके साथ। और ख़ास तौर पे ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोबेबली आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पहली अटैम्प्ट होगी कैफ लेवल की। सही है। तो इसलिए आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस हों, ख़ास तौर पे पेपर के हवाले से, वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है। प्लस पेपर के अलावा जो अहम चीज़ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है प्लान, कि किस तरीके से हमने इस सेशन को लेके चलना है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आईकैप की रिक्वायरमेंट हमसे क्या है, पेपर किस तरीके से आता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। कहने को आज के लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट का कोई टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह आपके पूरे सेशन में काम आएंगी। अगले यानी जितने भी हमारे कोई 90 के करीब लेक्चर्स हैं, उन सब में आप देखेंगे आज के लेक्चर की जो बातें हैं वो रिवाइज हो रही होंगी और आपके काम आएंगी। अच्छा, आप लोगों को एक पेज दिया गया, पेज शेयर किया गया होगा। ये एक छोटा सा ग्राफ की शक्ल में, इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो कुछ भी आपने पढ़ना समझना होता है वो सारे का सारा एक पेज के ऊपर एक नज़र में आपके सामने मौजूद होता है। आप आसानी के साथ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ अगर कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह के माइंड मैप्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे हर चैप्टर के एंड पे, ताकि उस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, पूरा चैप्टर जब आप रिवाइज करना चाहें तो आप इस एक पेज को देखें। पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स ब्रीफली की पॉइंट्स के साथ इस पे मौजूद होंगे। 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाया करेगा। ठीक है, बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बुक में जब रिवाइज करते हैं आपको पता है उसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं, रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ रिवीजन कर सकेंगे। अच्छा, तो ये है माइंड मैप। आज की क्लास का जो माइंड मैप मैंने प्रिपेयर किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं हम। तो ओरिएंटेशन क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने 2008 में सीए क्वालिफाई किया था। 2009 में टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया। तकरीबन 15 साल के करीब हो गया मुझे टीचिंग प्रोफेशन में। 2009 से 2024 तक 15 साल हो गए। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये टीचर इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है, उम्मीद तौर पे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस प्रोफेशनल के पास आए हैं कोई सर्विस हासिल करने के लिए, क्या वो इस काबिल है कि नहीं कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, कि आपको सीए का सब्जेक्ट पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो चूँकि ये सब्जेक्ट सीए से रिलेटेड है, मैं हालांकि बज़ाहिर आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये लॉ का सब्जेक्ट है तो इसके लिए तो कोई लॉयर को होना चाहिए था, हमें आके पढ़ाता, ये जैसे कोई एलएलबी क्वालिफाइड पर्सन, वो ज़्यादा सूटेबल था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी एलएलबी क्वालिफाइड पर्सन होता उसका नॉलेज मेरे से कहीं ज़्यादा होता है इस सब्जेक्ट में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नॉलेज होता। लेकिन असल में सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उस नॉलेज को कम्युनिकेट भी करना होता है और उस नॉलेज का रेलिवेंट होना भी ज़रूरी होता है। अब एलएलबी में असल में सिविल लॉज भी पढ़ाए जाते हैं, क्रिमिनल लॉज भी पढ़ाए जाते हैं। तो क्रिमिनल लॉज जितने भी हैं वो हमसे इरेलीवेंट है। इसका मतलब ये हुआ आधे से ज़्यादा एलएलबी जो है वो आप लोगों के लिए इरेलीवेंट है, उस पर्सन का नॉलेज। ठीक है, और जहाँ पे रेलिवेंट भी है तो एक चीज़ जनरल रूल याद रखिएगा कि जो जिस फील्ड का बंदा होता है उसे उस फील्ड की ऊंच नीच का पता होता है। जैसे अगर एलएलबी के स्टूडेंट्स को यही सब्जेक्ट इसी सिलेबस के साथ पढ़ाना हो तो मैं हरगिज़ सूटेबल पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उनकी स्कीम का नहीं पता, मुझे नहीं पता उनका एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे टेस्ट करता है, उस टेस्ट में वो क्या चीज़ें चेक करता है। लेकिन चूंकि मैं सीए का की ही फील्ड का पर्सन हूँ,
मुझे अंदाज़ा है कि इस सब्जेक्ट में एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है उसके माइंड में क्या चीज़ होती है, वो कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन सेट कर सकता है। जैसे नॉर्मली अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखें, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन FA FSC BCom BA वगैरह किया होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, वो नॉर्मली तौर पे 15 16 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ICAP जब आपसे कोई कंसेप्ट टेस्ट करेगा तो वो 2-2 3-3 नंबर के साथ कंसेप्ट टेस्ट कर देता है। तो ये प्रिपरेशन का फ़र्क पड़ता है। जो उस प्रोफेशन का बंदा होता है ना, उसे उस प्रोफेशन के अंदर की चीज़ों का अंदाज़ा होता है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि CA का कोई भी सब्जेक्ट हो, हालांकि कोई दूसरी क्वालिफिकेशन रेलिवेंट क्वालिफिकेशन का पर्सन उसको टीच कर सकता है, ये नहीं टीच नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अगर उसी फील्ड का पर्सन टीच करे तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट है लीगल लॉ की। याद रखिए एक रूल क्या है कि या तो कोई चीज़ ठीक होगी, जो भी आप लिखेंगे लॉ के बारे में, या तो ठीक होगा या गलत होगा, दरमियानी चीज़ नहीं होती। अमूमी तौर पे जब हम कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्टडी करते हैं इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से पहले, जैसे मैंने इस CA में आने से पहले ICOM किया, BCom किया, तो हमारे टीचर कहा करते थे, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते थे इस तरह के, उसमें कहा करते थे कि भाई हेडिंग वगैरह ठीक दे देना, उसके अंदर जो मर्जी लिखो आपको नंबर मिल जाएंगे, और ऐसे होता भी था। मार्क्स हमने इसी तरीके से लिए भी हुए हैं। लेकिन CA में याद रखिएगा एक चीज़ आपको अभी बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में जो कुछ भी लिखेंगे आपका एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ देख के लेंथ ऑफ द क्वेश्चन को देख के टिक किया और मार्क्स दे दिए गए। ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ऐसी प्रैक्टिसेस भी मौजूद हैं, एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन CA में ऐसा नहीं होता। पक्की बात बता रहा हूँ आपको। CA में आप जो कुछ भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में एक एक लफ्ज़ लिखेंगे वो पढ़ा जाता है, बल्कि उसको 2 से 3 दफ़ा चेक भी किया जाता है। सिर्फ एक दफ़ा नहीं, 2 से 3 दफ़ा भी है। चूँकि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स होता है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता, लेकिन वो रीचेक भी होता है देखने के लिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं हो गया हो। ठीक है, तो जो सिस्टम है वो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसमें से इसको इंश्योर किया जाता है कि आपका जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो बाकायदा चेक हो। तो आपने भी लिखते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये नहीं समझना कि जो कुछ भी लिखेंगे एग्जामिनर उसको पढ़े बगैर आपको मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लीगल सब्जेक्ट है। इसमें याद रखिए या तो ठीक होगा आपका आंसर या गलत होगा। ठीक है, दरमियानी सिचुएशन इसमें कोई नहीं है। तो ये ना समझेगा अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता कुछ ना कुछ लिख देंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। इसलिए आपने इसको कवर करना है, सब्जेक्ट्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। प्री रेक्विजिट क्या है? प्री रेक्विजिट का मतलब क्या है? इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी और सब्जेक्ट का पढ़ा होना ज़रूरी है। हमारे CA में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से पहले कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स का पढ़ा होना ज़रूरी है। जैसे आप में से अक्सर स्टूडेंट शायद FAR 1 पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि FAR 2 पढ़ने से पहले FAR 1 पढ़ा होना ज़रूरी है। तो क्या बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने से पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना ज़रूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है इसका? इजी सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट है या कि मॉडरेट है? ये सब्जेक्ट मॉडरेट है। ठीक है, यानी इसमें देखें, अगर तो आप डेली पढ़ेंगे ना तो सिंपल हो रहा है, डिफ़िकल्ट चीज़ें जो होती हैं वो भी इजी हो जाती हैं, और अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इजी चीज़, इजी सब्जेक्ट भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सिंपल रूल ही है। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट को सामने रखें तो उसके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम करती है कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की जब मैं CA में आया। हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, इंटरमीडिएट वगैरह का, उसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हमारे ज़माने में नहीं हुआ करते थे। अब शायद होते हो, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, रटा लगाया होता था, हमने उसको छाप दिया करते थे। केस स्टडी मैंने पहली दफ़ा CA के एग्ज़ाम में आके सीखी, इसको पढ़ा और अटेम्प्ट किया। ठीक है, केस स्टडी का मतलब ये होता है कि वो आपसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछते कि इसको डिफ़ाइन करो या इसके
फ़ायदे बयान करो, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि आपके सामने कोई रियल सिचुएशन रख देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस सिचुएशन में अब आगे आप क्या करेंगे। तो आपने जो कुछ सीखा होता है उसको उसकी बेस पे उसको अप्लाई करना होता है और बताना होता है कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इससे पहले अपनी किसी अर्लियर स्टडी में केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की हुई, उनको ये स्किल ख़ास तौर पे सीखना पड़ेगी कि केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करने के अलावा इस सब्जेक्ट में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुश्किल हो। ठीक है, तो केस स्टडी के लिए भी, और केस स्टडी भी एक स्किल है, अगर आपने जल्दी सीख ली, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर ली, तो आसानी से आप उसके जो क्वेश्चंस हैं, इवन बड़े क्वेश्चन भी कर सकेंगे। लेकिन ये स्किल आते आते 1 महीना लगता है, जहन में रखिएगा। केस स्टडी आपको 2 दिन में ही नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीका आज बताऊं, आप घर जाके जो 2 क्वेश्चन करें और फिर आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करना आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें अव्वल तो मैं आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं बताऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। और दूसरा, जब वो चीज़ें सारी आप चाहे सीख भी लेंगे, तो भी ऐसा नहीं है कि 2-3 केस स्टडी में आपने वो कंसेप्ट अप्लाई किया और आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करना आ गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो आहिस्ता 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 आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद परेशान हो जाते हैं कि सर हम केस स्टडीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रही, क्वेश्चन सही, आंसर सही नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं लग रही, क्या हम ये सब्जेक्ट पास कर सकेंगे। वो इतना डीप सोचना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 1 महीना लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, 1 महीने के बाद भी अगर आप केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1 महीने बाद भी आपकी केस स्टडी की ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर आपने मेरे से आके पर्सनली डिस्कस करना है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, बताइए अब मैं क्या करूँ। ठीक है, वो फिर स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट करके उसके मुताबिक उसको मशवरा दिया जाता है। क्लियर? डिफिकल्टी लेवल क्या है? मॉडरेट। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? केस स्टडी। शाबाश। देखिए, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आया, मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, और मैं आपको रियलिस्टिक सिचुएशन आपके सामने रखूँगा। पूरा सब्जेक्ट कोशिश करूँगा जिस तरीके से है उस तरीके से आपको समझाऊँ, लेकिन इसमें जितनी भी ऊंच नीच है, याद रखिए हर चीज़ को मैनेज करने का प्लान हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह हम भी अगर उसके ऊपर अमल करेंगे, आप भी उसके ऊपर अमल करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, पासिंग परसेंटेज क्या है? 40%। ये तो आपको पता ही होगा, बल्कि सीए में आने से पहले ही अंदाज़ा हो गया होगा, सीए में पासिंग परसेंटेज बहुत कम होती है। ऐसा ही है, सीए में पासिंग परसेंटेज कम होती है। रफ सा एस्टीमेट है, रफ सा एस्टीमेट कि अगर 100 स्टूडेंट्स सीए को स्टार्ट करते हैं, तो विद इन जो मिनिमम टाइम होता है ना, मिनिमम टाइम, वो शायद 5% के करीब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विद इन मिनिमम टाइम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। ये रफ सा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये आईकैप की ऑफिशियल कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, टाइम लगा के जो स्टूडेंट लगे रहते हैं, फेल होते हैं फिर भी लगे रहते हैं, फिर वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे मिनिमम टाइम हमारा कोई तकरीबन एस्टिमेट है, हमारा कोई 5.5 से 6 साल की ड्यूरेशन होती है मिनिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। लेकिन जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये, कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो तकरीबन 8 से 10 साल की ड्यूरेशन ले जाते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जॉब करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद कभी दिल किया पेपर दे दिए, कभी दिल किया पेपर नहीं दिए, वो फिर ओपन एंड है, उनका कोई एंड नहीं है। वो हो सकता है 15 साल 20 साल के बाद भी क्वालिफाई ना कर पाए हो। तो याद रखिएगा, एक अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेरे अपने साथ ऐसा था, सीए में आने से पहले मैं कभी फेल नहीं हुआ था, लेकिन सीए में आने के बाद मैं भी फेल हुआ, कई दफ़ा फेल, 1-2 दफ़ा नहीं, फिर कई दफ़ा फेल हुआ। शुरू में पहली दूसरी दफ़ा थोड़ा ज़्यादा परेशानी हुई थी, बाद में थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि इसमें ऐसा होता ही है। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो मेरा था, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ थी, वो ये कि हर दफ़ा फेल होने के बाद मैं उस सब्जेक्ट की तैयारी पहली दफ़ा से ज़्यादा किया करता था। कोशिश करता था कि देखूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ मेरी वीक रह गई है, और उस सब्जेक्ट को फिर मैं आगे लेके चलता था। तो इस अप्रोच की वजह से मेरा सिर्फ 6 महीने एक्स्ट्रा, मिनिमम जो ड्यूरेशन होती है उसमें सिर्फ 6 महीने मेरे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे थे। हालांकि दरमियान में मैं कई दफ़ा फेल हुआ, लेकिन होता क्या था, जब फेल होता था मैं तो अगले सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट को ऐड कर लिया करता था,
ताकि मेरी डेफिशिएंसी पूरी हो। लेकिन ये प्लानिंग मैं रियलिस्टिक होके किया करता था, ऐसा नहीं होता था जैसे बात आजकल स्टूडेंट्स आते हैं कि 3 सब्जेक्ट दिए, तीनों फेल हो गए। कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं और अगली दफ़ा कहते हैं सर क्या हम 6 सब्जेक्ट्स दे दें? तो आपने कहा था आप भी तो ऐसा ही करते हैं कि जब फेल हो जाते थे आप तो अगले सब्जेक्ट के साथ मिलाते थे। तो कहता था भाई एक तो ये कि मैं तैयारी अच्छे तरीके से करता था, उनके हालात कुछ और होते थे, जो स्टूडेंट आते हैं ना मेरे पास। और दूसरा ये कि मेरा एक आधा सब्जेक्ट रहता था, अब ऐसा तो नहीं है कि 3 सब्जेक्ट हुए नहीं है और अगले 3 मिला के 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। जिस स्टूडेंट से एक अटेम्प्ट में खुद रियलिस्टिकली सोचे ना, मैं ये बात उस स्टूडेंट के सामने नहीं कहता, लेकिन आप सोचिए खुद, अगर एक स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में एक पेपर नहीं पास कर सका, अगली अटेम्प्ट में क्या वो 4, 5 या 6 पेपर पास कर लेगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि रोज का रोज स्टडी कीजिए और कोशिश करें, अगर सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करेंगे, रोज का काम रोज करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंशाल्लाह पास होते चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि जहां पे मैं फेल होता था ना उसमें मुझे अंदाजा कुछ मेरी अपनी खामियां भी होती थी। ठीक है, वो क्या होती थी यार वो उसको छोड़े, लेकिन बहरहाल होती थी खामी। तो हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन पेपर्स को क्वालिफाई करते जाते हैं, लेकिन वो पूरी ईमानदारी के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट आपने डेली क्या करनी है, लेक्चर डेली लिया करना है, छुट्टी हरगिज नहीं करनी। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोगों ने लेक्चर को पेंडिंग नहीं होने देना। याद रखें, अगर एक दिन भी लेक्चर पेंडिंग हो गया ना तो चांसेस है कि वो फिर आगे फर्दर ये पेंडिंग लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपने रोज़ का लेक्चर रोज़ लेना है। अगर फर्ज कीजिए किसी वीक में किसी एक दिन लेक्चर नहीं ले सके तो संडे का दिन आपको पता है कोई लेक्चर नहीं होता, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि संडे वाले दिन उसी वीक में, जिस वीक में कोई लेक्चर आपका पेंडिंग हुआ, उसी वीकेंड पे उस पेंडिंग लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। तो पासिंग परसेंटेज की मैं बात कर रहा था, 40% है पासिंग परसेंटेज इस सब्जेक्ट में ऑफिशियली आई कैप की। ये पिछले कोई 10-12 जो अटैम्प्ट्स हैं उनका एग्रीगेट करके एवरेज परसेंटेज आपके सामने रख रहा हूँ। ये किसी एक अटैम्प्ट की परसेंटेज नहीं है। सम टाइम ये परसेंटेज कम भी हो जाती है, सम टाइम ये परसेंटेज ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन उन एवरेज 40% के करीब परसेंटेज रहती है। पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। इससे पहले आपने जो पीआरसी की अटेम्प्ट दी है उसमें 2 अहम चीज़ें थी उस एग्जामिनेशन सिस्टम में जो कैफ में नहीं है। पहली अहम चीज़ थी कि आपके पीआरसी के सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड थे। ऐसा ही है, कंप्यूटर पे दिया आपने किसी भी पेपर में एक लफ्ज़ भी शायद पेन से नहीं लिखा होगा। ऐसा ही है, वो शायद वो कोई एक सब्जेक्ट होता है, वो BWCS उसमें ऐसे लिखते हैं, वो भी टाइपिंग करके लिखते हैं ना, ऐसे ही। कैफ के इस वक्त जो करंट स्कीम है, इसमें कैफ के आपके जितने भी पेपर होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, वो आपने अटेम्प्ट करने खुद से लिखने हैं। हाँ, आई कैप एक ऑप्शन ज़रूर देता है, क्योंकि बाज़ का कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन अमूमी तौर पे जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो सारे सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही फॉलो करते हैं। यानी आपका जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, वो आपने लिख के अटेम्प्ट करना है इन राइटिंग, जैसे वो इससे पहले वो FA FSC वगैरह में आप क्या करते थे ना, वैसे। दूसरा बड़ा फ़र्क जो पीआरसी के साथ है आपके कैफ लेवल के पेपर का, वो ये कि पीआरसी के पेपर आपके सारे के सारे MCQs बेस्ड होते थे। ऐसे ही MCQ स्वाय, जैसे मैंने बताया कि एक आधे क्वेश्चन के वो जो ऐसे टाइप होता था, MCQ बेस्ड होते थे। कैफ में आपके पेपर MCQ बेस्ड नहीं होंगे, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें 15 नंबर के MCQs होंगे, कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें 15 नंबर के MCQs होंगे। कुछ पेपर में आई कि आपने कैफ लेवल में MCQs रखे हैं, कुछ में नहीं रखे। मेरा ख्याल है ज़्यादातर पेपर्स में MCQs रखे हैं। हमारा इस सब्जेक्ट जो है, ये जो कैफ 4, इसमें 15 नंबर के MCQs होंगे। ठीक है, लेकिन ये MCQs याद रखिएगा,
आपने कंप्यूटर पे अटेम्प्ट नहीं करने होंगे, बल्कि क्या कहाँ करना होगा, आंसर शीट। आपको आंसर शीट दी जाएगी, आंसर शीट जिसमें डिफरेंट पेजेस होंगे और आपने उनके ऊपर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होगा। बल्कि आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बहुत परेशान, पेपर दे गया है। कहने लगा सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा क्या बात? कहता सर उसने मुझे पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज ठीक थे, आसान थे, एक दो एमसीक्यूज मुश्किल थे, उसमें मैंने तुक्का लगाया, बाकी एमसीक्यूज मुझे आते थे, वो मेरे ठीक है। लेकिन सर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई। मैंने कहा किस चीज़ की समझ नहीं आई? कहता सर मैंने एमसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो करेक्ट ऑप्शन थी उसको टिक कर दिया है, लेकिन जब पेपर ख़त्म हुआ ना तो एग्जामिनर ने मेरे से वो क्वेश्चन पेपर नहीं लिया। वो क्वेश्चन पेपर तो मैं घर ले आया हूँ, मेरे पास रह गया है। तो जो उधर पेपर चेकर होगा उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी ऑप्शन ठीक है, कौन सी ऑप्शन गलत है? तो बताइए कैसे पता चलेगा? उससे, हाँ, उससे नहीं, हरगिज नहीं पता चलेगा। तो क्या गलती की इस स्टूडेंट ने? इस स्टूडेंट ने क्या गलती की भाई? इसने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर्स को टिक सॉल्व कर दिया, हालांकि कहाँ करना था? आंसर शीट के ऊपर करना था। ठीक है। और ये किस वजह से इसने गलती की? इस वजह से क्योंकि पीआरसी में यही प्रैक्टिस होती थी कि जो क्वेश्चन सामने आता है उसी को टिक कर दिया करते थे। ठीक है। तो आपने जहन में रखना है, यहाँ पे भी एमसीक्यूज होंगे, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे इस पेपर में, और आपने पेपर के ऊपर ही इसको अटेम्प्ट नहीं करना बल्कि आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होगा ये हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके इस पेपर में। 3 तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड, जो आपको पता है कि 4 ऑप्शन दी जाती है, कोई एक ऑप्शन ठीक होती है। दूसरा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं रटा वाले क्वेश्चन, जिसमें आप कोई कंसेप्ट याद करेंगे, जैसे कोई डेफिनेशन वगैरह कोई कंसेप्ट है और आई कैप आपसे एग्जैक्ट इसकी रिप्रोडक्शन मांग लेगा कि मुझे इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके दो। जो कंसेप्ट आपने याद किया होगा एज इट इज छापना होगा। यह है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, दूसरी तरह का क्वेश्चन। तीसरी तरह का क्वेश्चन होगा केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होगा? वो कंसेप्ट को एज इट इज आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि उस कंसेप्ट से रिलेटेड, यानी वो कंसेप्ट प्रैक्टिस में जिस तरीके से यूज होता है वो प्रैक्टिस की कोई एग्जांपल उठाएगा और आपसे कहेगा बताओ इस सिचुएशन में अब क्या करना है। ये केस स्टडी कहलाती है। केस स्टडी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन और एमसीक्यू स्टूडेंट्स आसानी के साथ इसको मैनेज कर लेते हैं। जिस स्टूडेंट ने क्लासेस ली हो, लेक्चर को समझा हो, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है। केस स्टडी मैंने आपको बताया कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग पार्ट होता है, इसके लिए रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो बहरहाल ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज में भी 15 हो, में भी 15 से कम हो। कुछ ज़्यादातर एमसीक्यूज एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज जो थोड़े से लेंथी होते हैं आई कैप उनको 1.5 या 2 मार्क्स भी एलोकेट करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 15 एमसीक्यूज होंगे, मैं ये कह रहा हूँ 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। वो मे बी 15 हो, मे बी लेस देन 15 हो। ठीक है, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज के 1.5 या 2 मार्क्स भी हो सकते हैं। 35% थ्योरेटिकल तकरीबन क्वेश्चंस होंगे, यानी रटे वाले रिप्रोडक्शन के, और 50% के करीब केस स्टडीज होगी। लेकिन ये याद रखें वेरिएशन आई कैप के ऊपर डिपेंड करती है। बाज़ औक़ात आई कैप ने अगर इजी पेपर देना हो तो वो रिप्रोडक्शन 50% कर देगा, केस स्टडी को 35% कर देगा। लेकिन रिसेंटली जो आई कैप की टेस्टिंग है उसमें केस स्टडी का पोर्शन ज़्यादा है, इसीलिए हम 50% लेवल पे केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि 50 मार्क्स के केस स्टडीज़ आएंगी। अगर कम मार्क्स की आ जाती हैं तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतर होता है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस वो कम पूछे। अच्छा, ये जो पेपर है कैफ और बिजनेस है कि तकरीबन 2.5 साल पहले रिवाइज हुआ था। 2 पेपर हैं लॉ से रिलेटेड आपके कैफ लेवल पे, कैफ और बिजनेस लॉ और कैफ 7 कंपनी लॉ। पहले ये दोनों आज से 2.5 साल पहले दोनों इकट्ठे हुआ करते थे, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। कैफ 4 अलग और कैफ 7 अलग। आपको बताया इसलिए रहा हूँ कि अगर आप आई कैप की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पिछले कई सालों के कई अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर मौजूद होते हैं। आई कैप की वेबसाइट पे, जैसे आपको याद है वो एफएससी वगैरह में होते थे, वो हम अप टू डेट पेपर लाया करते थे मैट्रिक में, है पिछले कई सालों के पेपर, तो वो सीए में भी मौजूद होते हैं। आई कैप की वेबसाइट पे है, आपका जो भी स्टूडेंट लॉगिन होगा अगर आप वहाँ पे एक्सेस करें आपको मिल जाएंगे। उसमें आपने पिछले 2.5 साल तक के पेपर तो डाउनलोड करके आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पिछले वाले अगर पेपर आप देखेंगे तो उनमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन लगेंगे कि समझ नहीं आएगी। वो समझ क्यों नहीं आएगी ज़्यादातर क्वेश्चंस के?
तकरीबन आधे क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी अगर आप आज से 3 साल पहले का पेपर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उसमें आधे क्वेश्चन जो है वो कंपनी ला के होंगे और आधे क्वेश्चन बिजनेस ला के होंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बाद में आपके कहते हैं सर ये क्वेश्चन ये टॉपिक तो आपने करवाए ही नहीं, तो मैं कहता हूँ भाई करवाने भी नहीं है। क्यों नहीं करवाने? ये कंपनी ला में पढ़ेंगे आप। जी, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन क्लियर। इसमें सबसे अहम चीज क्या, हमारा पेपर थ्योरेटिकल होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन और केस स्टडी। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के और बाकी रिमेनिंग 85 में से ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी बेस्ड होंगे। क्लियर जी, ये सारी बातें समझ आ गई। चेक पॉइंट यहां पे रुकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं, शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें से मैं एक एक चीज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ कुछ एक चीजें मैं आपके साथ जो ज्यादा अहम है वो शेयर कर रहा हूं। मेजर रीजन ऑफ फेलियर क्या है? लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग पेपर। अच्छा, लाइक अकाउंटिंग पेपर का मतलब ये नहीं है कि रिटन प्रैक्टिस कम करते हैं जैसा अकाउंटिंग में भी कम करते हैं, नहीं। इसका मतलब क्या है, रिटन प्रैक्टिस कम की जाती है, अकाउंटिंग के पेपर की तरह नहीं की जाती। अकाउंटिंग के स्टूडेंट है ना, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट फेवरेट होता है, अकाउंटिंग करते हुए मज़ा भी आता है। मेरे साथ अपने ऐसा होता, जैसे क्वेश्चन कर रहा होता था, बैलेंस शीट टैली होती थी ना, अपना मोटिवेट हो जाता है, क्वेश्चन टैली हो गया, ऑटोमेटिकली अगला क्वेश्चन करने को दिल करता है। ऐसे लगता है जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, कोई जंग जीत ली हो, तो अगली जंग की तैयारी शुरू हो जाती है ऐसे। तो लेकिन थ्योरेटिकल पेपर जहाँ पे आता ना, वहाँ पे बोरिंग हो जाता था। वो याद करना ही एक बड़ा मसला होता था, याद करते करते अक्सर नींद आ जाती थी, और फिर उसके बाद जब उसको लिखने बैठते थे ना तो बहुत ही बोरिंग लगता था। इस चीज से आपने निजात हासिल करनी है। रिटन प्रैक्टिस देखें, कोई चीज अच्छी लगे या ना लगे, आई कैप की अगर रिक्वायरमेंट है, हमने वो काम करना है। इसीलिए रिटन प्रैक्टिस आपने ऐसे ही करनी है जैसे आप अकाउंटिंग के पेपर की करते हैं। यानी अगर आप अकाउंटिंग के देखें, आपके लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं शायद ना होता ना तो मैं कहता कि मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा अहम है, ये सब्जेक्ट अहम नहीं है। हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट उसके सब्जेक्ट को ज़्यादा अहम समझे। प्रैक्टिकली आपके लिए कैफ और बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट इतना अहम नहीं है जितना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। ये मैं मानता हूँ, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मानता हूँ इस बात को। लेकिन याद रखिए, जब तक आप ये सब्जेक्ट पास नहीं कर सकेंगे ना, अकाउंटिंग के चाहे सारे सब्जेक्ट पास कर लें, अगर ये सब्जेक्ट पास नहीं कर सकेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेंगे। तो चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सब्जेक्ट पास करना जरूरी है, और इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए इस सब्जेक्ट के जो आई कैप ने चीज़ें कहा है वो करना, और उसी तरीके से जैसे आई कैप रिक्वायर कर रहा है करना जरूरी है। इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कितनी करनी है? हर रोज 2 घंटे। लेक्चर के बाद हर रोज 2 घंटे आपने इस सब्जेक्ट को देने हैं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। 2 घंटे। अगर आप किसी दिन 2 घंटे से कम टाइम इस सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस सब्जेक्ट की हक तलफी कर रहे हैं। अकाउंटिंग को जितना मर्जी टाइम दीजिए, 2 घंटे दे, 4 दे, 6 घंटे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट को अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, 2 घंटे टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट, ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि रिक्वायरमेंट को केयरफुली एनालाइज करना है। बाज़-औक़ात एक एक लफ्ज़ से और बाज़-औक़ात एक एक अल्फ़ाबेट से रिक्वायरमेंट में फ़र्क पड़ता है। अब कैसे फ़र्क पड़ता है ये जब क्वेश्चन सामने आएगा फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिलेक्टिव स्टडी हरगिज़ नहीं करनी, पूरे सीए का असूल बना लें, पूरे सीए का। पीआरसी से ही मेरा ख्याल आपने शायद ये देख लिया होगा कि अगर कोई एक चैप्टर भी आप छोड़ते हैं तो एग्जाम में 1-2 एमसीक्यूज लाजमी होंगे उस चैप्टर के जो आए होंगे, कुछ ना कुछ पेपर का पोर्शन आपका लाजमी छोड़ता है। तो यहाँ पे भी आपने सिलेक्टिव स्टडी हरगिज़ नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। आई कैप बहुत शातिर है, बहुत शातिर है, आपकी सोच है, आप लोग बहुत मासूम हैं, और आई कैप बहुत शातिर, उसने बड़ी डिटेल लेवल पे कैलकुलेशन की होती है। उसको अंदाज़ा है कि कौन से स्टूडेंट किस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, जानबूझ के उसी टॉपिक में से क्वेश्चन सेट करता है जो अमूमी तौर पे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। फिर आपको फील होगा कि मैंने पूरी किताब में सिर्फ यही 3 चीज़ें छोड़ी थी और आई कैप ने उन्हीं 3 में से 2 चीज़ें पूछ ली हैं, इसको कैसे पता चला कि मैं चीज़ें छोड़ के गया हूँ?
बड़ा डिटेल एनालिसिस किया होता है उसने। आपसे पहले जितने भी पिछले 20-25 सालों में पेपर हुए हैं ना, हमारे सामने तो सिर्फ मैंने आपके सामने 40% शेयर की है। आप देखते होंगे इससे पहले जो दूसरे एग्जामिनेशन बॉडीज होती हैं, जैसे लाहौर की बात करें तो लाहौर बोर्ड है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये अमूमन अपने रिजल्ट की टोटल परसेंटेज शेयर करते हैं। आपने शायद किसी जगह पे ये नहीं सुना होगा कि इस क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज इतनी थी, इस क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज इतनी थी। आपने सुना कभी? नहीं सुना। सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज भी शायद नहीं सुनी होगी आपने। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इस दफा 40% स्टूडेंट्स ने एफए कर लिया, इस दफा एफएससी में 38% रिजल्ट है। इस तरीके से आईकैप ने ओवरऑल पासिंग परसेंटेज स्टैटिस्टिक भी मेंटेन करता है, सब्जेक्ट वाइज भी मेंटेन करता है, क्वेश्चन वाइज भी मेंटेन करता है। अच्छा, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो वो ओपनली हमारे साथ शेयर करता है। इसके अलावा बहुत से स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं जो आईकैप हमारे साथ शेयर भी नहीं करता। हर क्वेश्चन के मैंने आपको बताया। अब देखें, क्वेश्चन में रीजन वाइज स्टैटिस्टिक्स मेंटेन हो रहे होते हैं, है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाता। अब मुझे खुद बताइए, अगर क्वेश्चन वाइज आईकैप स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं जब देता हूं तो उसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कम होती है। और वो अगर वो सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करना चाहता है तो क्या करेगा? उसे पता है इस दफा स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, अगली दफा या 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा टेस्ट जरूर करेगा उस टॉपिक को। इसलिए सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं करनी। जहां कहीं आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो आईकैप दे ही नहीं सकता, फौरन उसको मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन दूसरों की निस्बत ज्यादा अहम है। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी आपने हरगिज नहीं करनी। एब्सेंटीज्म, छुट्टी नहीं करनी। हमारे तकरीबन 90 के करीब लेक्चर्स हैं। आप यहाँ पे सीए में हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये है, पढ़ाना हमने बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होते हैं। जैसे मैं ज़्यादा एग्जांपल अपनी अर्लियर क्वालिफिकेशन की इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी मेरा ख्याल है उसी सिस्टम से अभी आए हैं। अभी आप सीए के साथ फुल्ली अवेयर नहीं है। पीआरसी में किसी हद तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सीए क्या चीज़ है, लेकिन पीआरसी को हम कहते हैं ये तो सिर्फ एक एंट्री स्टेज है, असल सीए शुरू होता है कैफ से। तो इससे पहले जब मैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैं आईकॉम बीकॉम मैंने इससे पहले किया हुआ है, तो जब वहाँ पे हम छुट्टियाँ करते थे, अगर कोई स्टूडेंट छुट्टियाँ हफ्ते बाद भी आते थे ना, वही टॉपिक चल रहा होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक दिन छुट्टी करेंगे ना, तो हर सब्जेक्ट इतनी क्विकली मूव करता है कि उसका इम्पैक्ट अगले 3 दिन तक आपको फील होता रहेगा। चाहे आप अपने दोस्त के साथ मिलके किताब को पढ़ के उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश भी क्यों ना कर ले, स्टिल अगले 3 दिन तक आपको फील होता रहेगा कि सर की बात मुझे पूरे तरीके से समझ नहीं आ रही। तो छुट्टी हरगिज ना कीजिएगा, छुट्टी हरगिज ना करने। मोबाइल को क्लास के दौरान में सबसे अहम चीज़, बल्कि आज की पूरी क्लास की सबसे अहम चीज़ अगर आप मुझे पूछे ना सर कौन सी चीज़ है, तो मैं आपसे कहूँगा ये जो अब बताने जा रहा हूँ। मोबाइल के बारे में रिसर्चर्स ये कहते हैं, एक्सपर्ट ये कहते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है। डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस क्या होती है भला? जो आपके फोकस को हटा देती है। फोकस को, जैसे आप कभी पढ़ रहे हो और गली से कोई पर्सन गुजरे, कोई चीज़ बेचता हुआ ऊंची आवाज़ लगाता जाए, तो क्या आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है? फोकस डाइवर्ट होता है। तो वो छोटी चीज़ है, वो छोटा मसला है। आपका जो मोबाइल है मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है, और ये आपका फोकस, देखिए पढ़ाई में ना शुरू के 10-15 मिनट ना तो फोकस कायम करने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद असल स्पीड शुरू होती है। ठीक है, लेकिन जो मोबाइल है अगर आपके पास है, आप 10-15 मिनट से पहले ही मोबाइल को 2-3 दफ़ा चेक कर चुके होंगे। मोबाइल जब तक आपके पास है, स्टडीज़ के ऊपर आपका फोकस हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि चाहे पहले 4 घंटे मुसलसल मोबाइल देखते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 घंटे देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठना है मोबाइल को साइड पे रखना है। रिसर्चर ये कहते हैं कि मोबाइल इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है, इसको आप ऑफ करके अपने बैग में भी रख देंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका ध्यान उधर ज़रूर जाएगा, कहीं कोई अहम मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कोई अहम कॉल तो मेरी स्किप नहीं हो गई। इसीलिए इसको आपने जितना ज़्यादा हो सके दूर रखना है, फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। कोशिश करनी है आपने, बल्कि इसके ऊपर अमल करना है
कि जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मोबाइल को ऑफ करें, साइलेंट करें और दूर कहीं पे रख दें जहां पे आपकी इसके पर नजर ना पड़े। सामने नहीं रखना कि जैसी स्क्रीन जो है वो लाइट ऑन हुई फौरन आपने इसको देख लिया कि किसका मैसेज आया या क्या नोटिफिकेशन है वगैरह वगैरह। तो मोबाइल को आपने दूर रखना है। आपके ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सीए में फेल, सब्जेक्ट्स में फेल होने की जो बड़ी वजह होती है ना, वो मोबाइल होता है। आप एक दिन में जितना टाइम, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आपका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है दूसरे स्टूडेंट्स का, एक एवरेज स्टूडेंट्स हमारा जितना डेली टाइम मोबाइल को दे रहा है, अगर उतना ही वो अपनी एजुकेशन को दे दे, मोबाइल का टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दे, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इंशाल्लाह पहले अटेम्प्ट में कोई रीज़न ही नहीं है कि वो फेल हो, पहले अटेम्प्ट में पास होता चला जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर और क्या प्रॉब्लम है? नॉट लिसनिंग क्वेश्चन ऑफ अदर ड्यूरिंग क्लास। क्लास के अंदर कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, दूसरे स्टूडेंट्स को चाहिए कि अटेंटिवली उसके क्वेश्चन को सुने कि वो क्या कह रहा है। बाज़ बात ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे जहन में भी होता है लेकिन वो दूसरा स्टूडेंट पूछ लेता है, हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने कि क्लास में कोई दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे तो आपने भी उसको गौर से सुनना है। टेस्ट को आपने वीकली अटेम्प्ट करना है, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है, वीकली टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कॉमन प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स जो याद करते हैं वो भूल जाता है। अब अच्छा, अब ये भूलने का इलाज क्या है, ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया है, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपको याद करना चाहिए कि वो इंशाल्लाह फिर भूलेगा नहीं। हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड टू पास दिस सब्जेक्ट? 2 घंटे डेली। मैंने आपसे कहा इसमें लेक्चर टाइम शामिल नहीं है, लेक्चर टाइम के अलावा 2 घंटे पढ़ना है आपने। होम असाइनमेंट डेली करनी है, और डेली होम असाइनमेंट का मतलब है रिटर्न फॉर्म में करना है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने ज़बानी कलामी पढ़ लिया था, समझ आ गया, नहीं, रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, संडेज को रिवाइज करना है। ठीक है जी। फिर चेक पॉइंट, यहां तक रुक के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी पूछिए। चलो। अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर स्किप हो जाता है किसी भी वजह से, इंसान है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बस बात स्किप हो जाता है, तो वो क्या करे? पहला सवाल, क्या इंस्टीट्यूट उसको यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई स्टूडेंट तो एब्सेंट होगा ही, तो वो हर रोज़ फिर लेक्चर यूट्यूब पे जा रहा होगा। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। अब हो क्या सकता है, आपको करना ये चाहिए, अव्वल तो ये कोशिश करें छुट्टी करें ही ना, अगर छुट्टी हो जाए तो अपने किसी दोस्त से पूछ लीजिए कि आज सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, और कोशिश करें थोड़ा सा खुद रीडिंग कर ले। ठीक है, या दोस्त से पूछ लीजिए मुझे थोड़ा सा ब्रीफ मेन पॉइंट समझा दो। ठीक है, उसको पढ़ लें। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आप नहीं भी पढ़ते तो अगले दिन आपने क्लास ज़रूर अटेंड कर लेनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हम अपने लेक्चर का तरतीब भी कुछ इस तरीके से रखेंगे कि अगर कोई एक दिन स्टूडेंट एब्सेंट होता भी है तो अगले दिन उसकी काफ़ी हद तक डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। उसका तरीकाकार क्या होगा, मैं हर लेक्चर के बाद, मेरी आदत है आपको होम असाइनमेंट दिया करता हूँ, तो आज का जो लेक्चर होगा उसकी आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी और अगले दिन वो होम असाइनमेंट डिस्कस होगी। अब बेसिकली जब होम असाइनमेंट डिस्कस हो रही होती है ना, उसके अंदर कंसेप्ट वही डिस्कस हो रहे होते हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे। फ़र्क सिर्फ यह है कि अब वो टू दी पॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज़ें सिर्फ वही डिस्कस हो रही होंगी। ठीक है, तो अगर एक दिन छुट्टी करते हैं ना आप, तो वो तो इंशाल्लाह डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 3-4 दिन छुट्टी की ना, वो फिर मसला हो जाता है। फिर उसके लिए भी हल एक है। ठीक है, लेकिन वो जब कोई स्टूडेंट आएगा उस वक्त उसके साथ शेयर किया जाएगा क्या हल है। वो अभी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो आप इसको प्रैक्टिस बना लें। ठीक है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है किसी स्टूडेंट की और वो 3-4 दिन ज़्यादा छुट्टियां करता है, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट एक मौजूद है। उसमें ज़ाहिर है उसको भी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, वो ईजी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जब आप में से कोई स्टूडेंट कोई ये प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता कोई हो, शेयर कीजिएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा। अगली अहम चीज़, वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम, जब बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कैफ की अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपके लिए 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए। पहली चीज़, मैंने आपको बताया पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, रिटन होगा।
उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज। एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करना। एमसीक्यूज को कहाँ अटेम्प्ट करना है? आंसर शीट के ऊपर। और आंसर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होगा, ये सुन लीजिए। ये पेज है, दरमियान में लाइन लगानी है, एमसीक्यू सारे आपने एक ही पेज के ऊपर करने हैं। लेफ्ट साइड पे एमसीक्यू नंबर लिखना है, वो होता है नॉर्मली रोमन में 1 2 3 4। क्वेश्चन पेपर के ऊपर 1 से 15 तक फॉर एग्जांपल नंबर होंगे, स्टेटमेंट होगी, आगे 4 ऑप्शन होगी ABCD, हर एक की 4 ऑप्शन होगी ABCD ABCD ABCD। आपने सिर्फ और सिर्फ उसके आगे करेक्ट ऑप्शन लिखनी है, A या D या C या B। उस ऑप्शन की जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी, उस ऑप्शन की स्टेटमेंट नहीं लिखनी। जब आप उसको बी लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर को पता है कि बी से क्या मुराद है। बी जाहिर है वही बी है जो आपके उसने क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया हुआ है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, करेक्ट ऑप्शन के साथ आगे पूरी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप अगला सवाल स्टूडेंट ये पूछता है, सर अगर ज़्यादा लिख भी दें किसी भी क्वेश्चन में तो इससे कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन याद रखिए एग्जाम में सबसे अहम चीज़ आपका वक्त है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा वक्त लगा लिया ना, उस क्वेश्चन में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि कोई दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप पूरा पेपर शायद अटेम्प्ट ना कर पाएँ अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मटेरियल लिख रहे होंगे। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, एमसीक्यूज हो या कोई भी केस स्टडी हो या कोई भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो, अहम चीज़ बता रहा हूँ, नोट रखिएगा, अहम चीज़ बता रहा हूँ, इसको जहन में आपने याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन करने से पहले रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेना है, एग्जामिनर क्या चाह रहा है, ना उसके जितना वो रिक्वायरमेंट है उसकी, ना उससे एक चीज़ कम देनी है हमने, ना एक चीज़ ज़्यादा। अगर रिक्वायरमेंट को आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, मोटा मोटा पता चल जाएगा टॉपिक कौन सा है, लेकिन अगर पूरे तरीके से रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो चांसेस हैं या तो आप जितना आंसर रिक्वायर्ड है उससे कम दे रहे होंगे या उससे ज़्यादा दे रहे होंगे, दोनों नुकसानदेह हैं। कम किस लिए नुकसानदेह है? क्योंकि कम मटेरियल लिखेंगे कम मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा किस लिए नुकसानदेह है? ज़्यादा पे मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो गया जो कि अगले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए एमसीक्यूज में आपने क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, यानी सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है उसको लिखना है। अच्छा, मैं जितनी भी बातें आपको बताऊं ना, देखिए मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, हर बात का एविडेंस मेरे पास मौजूद है। अगर आपको किसी बात पे कोई भी शक हो ना, तो आप क्लास के बाद आके मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपने ये बात कही थी, ज़रा साबित करें। ठीक है, आप साबित करें कि जी ये, तो मैं आपको बता दूंगा, आई कैप के जैसे सोल्यूशन सामने रख दूंगा आपके, जिसमें आई कैप ने खुद एमसीक्यूज नंबर दिए हैं और उस सजेस्टेड सोल्यूशन में आगे सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, अभी आपको ये भी पता चल गया कि आई कैप की वेबसाइट पे अगर जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर तो होते ही हैं पिछले कई सालों के, उसके साथ उसके सजेस्टेड सोल्यूशन भी होते हैं। पीआरसी में ऐसा नहीं होता था, ऐसा है क्या? मतलब मुझे कंफर्म नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। पीआरसी में तो ऐसा नहीं होता, पीआरसी में पास पेपर नहीं होते थे ना, तो यहाँ पे पास पेपर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आता है जो मैं फिर कभी आंसर करूँगा, कि क्या अगर आई कैप का सजेस्टिव सोल्यूशन है तो एग्जैक्टली अगर हमारा क्वेश्चन उससे मैच नहीं करता, एग्जैक्ट मैच नहीं करता, तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे क्या? देखें, अब ये जो बात बता जा रहा हूँ ये भी बहुत अहम है और बार बार आप पूछेंगे, और चूंकि फर्स्ट टाइम आप ये आपका पहला प्रोबेबली पेपर है और खासतौर पे थ्योरेटिकल पेपर पहला है, इसलिए इसमें स्टूडेंट कई दफ़ा पूछते हैं, आंसर मैच नहीं करता। आंसर देखिए, अकाउंटिंग में और ऑडिट में, सॉरी अकाउंटिंग में और लॉ में फ़र्क है, अकाउंटिंग में और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें फ़र्क है। अकाउंटिंग में आपके क्वेश्चन फिगर्स एग्जैक्ट मैच हो रही होती हैं, लेकिन जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये एग्जैक्ट मैच नहीं होते, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आपने बताना होता है, हर स्टूडेंट की वोकैबुलरी अपनी है,
सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना होता है। तो इसमें याद रखिए अक्सर ऐसा होगा कि जो आप लिख रहे होंगे ना वो सॉल्यूशन के साथ मेन पॉइंट या मेन कंसेप्ट तो मैच करेगा, अल्फाज मैच नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? कंसेप्ट मैच करेगा, अल्फाज मैच नहीं करेंगे। ICAP ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है ऐसी सिचुएशन में अगर कंसेप्ट सही है, अल्फाज कुछ और हैं, वो अल्फाज वो नहीं है जो ICAP के स्टडी टेक्स्ट के हैं, वो अल्फाज वो नहीं है जो ICAP के सजेस्टिव सॉल्यूशन के हैं, अल्फाज कुछ और हैं लेकिन कंसेप्ट वही है, मीनिंग वही है, हम उसको करेक्ट मार्क करेंगे। तो इसलिए जहां कहीं आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सजेस्टिव सॉल्यूशन देखें, दोनों में फर्क हो, तो आपने फौरी तौर पे ये नहीं कह देना मेरा आंसर गलत है। अच्छा मे भी ये गलत हो भी, लेकिन डिफरेंस से पता नहीं चलेगा, डिफरेंस में भी ठीक हो में भी गलत हो। आपने फिर ये देखना है मेरे अल्फाज कुछ हो रहे हैं, इसके अल्फाज कुछ हो रहे हैं, क्या जो मैंने कहा है वही उसने कहा है? अगर दोनों में वही बात कही है तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। जैसे हमारे लॉ में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक टर्म होती है एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट इज वॉइड, वॉइड VOID वॉइड। एक होती है इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड का भी मतलब वही होता है जो वॉइड का है। अब अगर आप अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन चूंकि मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें इक्वली करेक्ट है। तो इन शॉर्ट एग्जाम में जब आप लिखेंगे आपका 100% वही अल्फाज होना जरूरी नहीं है जो आपने किताब में पढ़े होंगे, अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट मैच होना चाहिए। समझ आ रही बात के? तो हाउ टू अटेम्प्ट MCQ से बात शुरू की थी हमने, क्या सीखा हमने हाउ टू अटेम्प्ट MCQs में? सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखनी है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। और इसके साथ ही हमने ये चीज़ भी सीख ली कि जब दूसरे आंसर रिप्रोडक्शन या केस स्टडी के भी कर रहे होंगे, एग्जैक्ट आंसर मैच होना जरूरी नहीं है काउंटिंग की तरह। काउंटिंग में एक एक फिगर मैच होती है आपकी सोल्यूशन के साथ, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये डेप्रिसिएशन है, एक एक फिगर मैच होती है ना। यहाँ पे एक एक लफ्ज मैच नहीं होगा, मैच नहीं। और खासतौर पर केस स्टडीज में तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी तो हर बंदा अपना एनालिसिस कर रहा होगा। तो ये खास तौर पे अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके अक्सर मैच नहीं होंगे, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना कि सर मेरा आंसर गलत हो गया, डिफरेंट होने से नहीं। फिर आपने कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट मैच हो रहा है तो आपका आंसर डिफरेंट होने के बावजूद करेक्ट है, और अगर कंसेप्ट मैच नहीं हो रहा तो आपका आंसर डिफरेंट भी है और गलत भी है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चन आपका आंसर डिफरेंट है तो सही है ना, मैं कह रहा हूँ गलत है, बल्कि मैं कह रहा हूं डिफरेंट होने के बावजूद आपने कंसेप्ट देखना है। कंसेप्ट मैच आंसर ओके, कंसेप्ट मैच नहीं होता आंसर फारेग आपका। हाउ टू अटेम्प्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं? सिंपल रूल, हर पार्ट को आपने अलग पेज पे अटेम्प्ट करना है। ये भाईजान इजाजत है? ये रजिस्टर है भाई का, फर्ज कीजिए क्वेश्चन पेपर है, ये लेफ्ट पेज ये राइट पेज, क्वेश्चन है 3, उसके दो पार्ट है, 3 का पार्ट ए इधर होएगा, पार्ट बी इधर होएगा। या अगर यहाँ पे 3 स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 एंड हो गया, 3A इस पेज पे आएगा, 3 लाइंस के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने यहाँ पे 3B स्टार्ट नहीं करना, 3B कहाँ स्टार्ट करना है? नेक्स्ट पेज से। हर क्वेश्चन भी फ्रेश पेज से स्टार्ट होना है, हर पार्ट भी फ्रेश पेज से स्टार्ट होना है, चाहे 2 लाइंस क्यों ना इस्तेमाल हुई हो, बल्कि चाहे 1 लाइन क्यों ना इस्तेमाल हुई हो। जब क्वेश्चन खत्म अगला क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट होना है। इसकी रीजंस होती हैं, देखें हर चीज़ के पीछे रीजन, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, हमारा टाइम नहीं है इतना, मैंने आपको बताया ना कम टाइम होता है हमारे पास CA में, और हमने ज़्यादा चीज़ें कंसेप्ट कवर करने होते हैं। इसलिए जहाँ पे आपको लगे कोई चीज़ हजम ना हो रही है ना, वो पूछ लीजिएगा, वो फिर मैं उसको फर्दर डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूँगा। वरना चीज़ें सुनते जाएं और आपको लग रहा है ठीक है तो उसको मानते जाएं। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन को किसी भी ऑर्डर से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लें, 2 बाद में कर लें, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, 7 पहले कर लें और 3 बाद में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन पार्ट्स भी आप आगे पीछे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे होता क्या है, बाज़ का कुछ स्टूडेंट आके कहते हैं सर कौन सा अमूमी क्वेश्चन होता है, सर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पहले करें कौन सा क्वेश्चन बाद में करें। अच्छा मैंने आपको बताया ना ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके, MCQs, रिप्रोडक्शन के केस स्टडी। MCQ सारे इकट्ठे होते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है उसके अंदर 15 MCQs होंगे, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन केस स्टडी में बिखरे होते हैं।
यानी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन के पेपर के 3 पार्ट्स होंगे, एमसीक्यूज इकट्ठे सारे, वो तो खैर एक क्वेश्चन में इकट्ठे होते हैं, रिप्रोडक्शन रटे वाले सवाल सारे इकट्ठे, केस स्टडी सारी इकट्ठी, ऐसा नहीं होता। बल्कि ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी केस स्टडी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए केस स्टडी हो सकती है और उसका पार्ट बी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप पार्ट्स की अरेंजमेंट भी अपनी तरतीब से कर सकते हैं। स्टूडेंट कहते हैं, पूछते हैं सर कौन सा क्वेश्चन पहले करें, तो मैं कहता हूँ जो आपको ईजी लगे। स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो रिप्रोडक्शन रटे वाले सवाल ईजी लगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फिर आप ऐसा कीजिए, पहले सारे ईजी क्वेश्चन कर लें। स्टूडेंट कहते हैं अच्छा सर कैसा कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट ए कर लिया, फिर क्वेश्चन 3 का पार्ट बी कर लिया, फिर क्वेश्चन 4 का पार्ट ए किया, फिर क्वेश्चन 5 का पार्ट सी किया, फिर जाके क्वेश्चन 2 का पार्ट बी जो रह गया था वो कर लें। क्या ऐसे कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन भी रैंडमली अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन क्वेश्चन के पार्ट्स भी रैंडमली अटेम्प्ट कर सकते हैं। शर्त क्या है? हर पार्ट अलहदा पेज पे करना है, अलहदा पेज पे करना है। तो एक रीजन आपको ये समझ आ गई होगी, उसके सामने जब अलहदा आएगा तो आपने अगर रैंडमली भी किए होंगे ना, वो आसानी से उसको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट किधर है। क्लियर? और फिर इसके बाद ब्लैक पेन। एक अब ये मैं खुद इसकी एक एग्जांपल, मैं जब आईकॉम में था, हमारे टीचर ने हमें एक चीज़ सिखाई थी। मैंने आईकॉम किया, आईकॉम में लाहौर बोर्ड में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था आईकॉम में। उसमें पार्ट 2 में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आईकॉम पार्ट 2 में जियोग्राफी का कंसेप्ट सब्जेक्ट। पता नहीं क्यों सबसे मुश्किल मुझे लगता था। उसमें बहुत से अजीबोगरीब चीज़ें थी, वो नक्शे बनाने पड़ते थे, वो पैदावार होती थी हर मुल्क की, ब्ला 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 ब्ला। तो टीचर ने हमें ये बताया, कुछ चीज़ें बताई थी कि आपने इनको फॉलो करना है। जैसे एक होता था हेडिंग दे अच्छी सी, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाज़ का डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लें, ब्यूटिफिकेशन के मार्क्स होते थे, ठीक है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है उस पेपर में, जब पेपर सामने आया तो मेरे 8 क्वेश्चन में से 5 करने थे गालबन। मुझे उन 8 में से 1.5 क्वेश्चन आता था, सिर्फ 1.5 क्वेश्चन आता था। और मेरे उस पेपर में 75 में से गालबन 56 या 58 मार्क्स थे सिर्फ। हालांकि और ये बड़े अच्छे मार्क्स समझे, 60 से ऊपर तो एक्सेप्शनली वो जाते थे, उसमें मेरे कम थे, बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा हो गए थे। तो 1.5 क्वेश्चन की बेस पे 75 में से 58 मार्क्स आना समझ नहीं आता। लेकिन क्या किया था, वो टीचर की जो कुछ टेक्निक्स थी वो फॉलो की थी। ब्यूटिफिकेशन के मार्क्स होते थे। सीए में याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें 2-3 अटेम्प्ट्स लग जाती हैं ये समझने में कि सीए में ब्यूटिफिकेशन के मार्क्स नहीं होते। आई कैप आपकी पैकिंग नहीं देखेगा, कंटेंट देखेगा क्या है, उसे आपकी राइटिंग की खूबसूरती के नंबर नहीं है, नहीं है। आपने जो उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया उसके नंबर हैं। तो आई कैप कहता है रिक्वायर्ड है क्या, कि आपने सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है, आपने और कोई कलर यूज नहीं करना, रेड कलर यूज नहीं करना, ब्लू कलर यूज करना ही नहीं। लाजमी है आपके लिए सिर्फ एक कलर यूज करना है, क्या? ब्लैक पेन, ठीक है। और उसमें भी ब्लैक बॉल पॉइंट, वो इंक पेन ना लेके जाइएगा, ब्लैक वो बॉल पॉइंट वगैरह। अच्छा स्टूडेंट, इसमें भी कुछ आदत होती है ना पुरानी, इसमें भी वैरायटी लेके आने की कोशिश करते हैं। सर अगर ब्लैक मार्कर और ब्लैक पेन हो जाए वो चलेगा? वो चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ मार्कर की क्यों जरूरत है? सर हेडिंग देने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं, हेडिंग पेन से दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। याद रखिए ब्यूटिफिकेशन में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई हेडिंग कलरफुल करने से मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। पूरे सीए में मैंने एक बॉल पॉइंट था, ये कंपनी शायद दूसरी है, वो इसी तरह का होता था, क्लिक वाला, पिकासो का बॉल पॉइंट था। पूरे सीए फाइनल लेवल तक का पेपर इस पेन से दिया हुआ है, ठीक है। और नहीं, एक से मुराद एक ही नहीं था, मतलब वो एक ही मॉडल था, एक ही मॉडल था, एक ही नहीं था। तो उसी से पेन तो इसमें कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं किया करता। हेडिंग देनी होती थी, हेडिंग लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया करता था, कहानी खत्म। तो आपने भी कोशिश करनी है टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि जब आप मार्कर इस्तेमाल करते हैं ना, हेडिंग देते हैं, तो पहले अब मार्कर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको एहसास नहीं होता, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा
आपका कंज्यूम कर रही होती हैं। हर हेडिंग के लिए मार्कर उठाएंगे, हेडिंग लिखेंगे, मार्कर बंद करके पेन उठाएंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। आपको एहसास नहीं होता, एक आधी हेडिंग में शायद 5-7 सेकंड लगते हों, लेकिन जब आप 10 हेडिंग देते हैं ना तो 1.5-2 मिनट आपके लग जाते हैं। और एक क्वेश्चन में 1.5-2 मिनट एक्स्ट्रा लगने का मतलब है अगर 8-10 क्वेश्चन है, आपका 20 से 25 मिनट तो ज़ाया हो गए। और एग्जाम में मैंने आपको बताया, वैसे तो ज़िंदगी में 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन एग्जाम में ख़ास तौर पे 1-1 मिनट आपका कीमती है। टाइम वेस्ट नहीं करना। छोटी छोटी चीज़ें इनका ध्यान रखेंगे, पेपर आसान हो जाएगा। ध्यान नहीं रखेंगे, वही पेपर मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। क्या सीखा यहाँ पे हमने? क्विक रिकैप करते हैं। अटेम्प्ट सिर्फ नंबर लिखने हैं, किसी भी ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेश पेज के ऊपर करना है, सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है, मार्कर वगैरह यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। मेरी सजेशन है ना यूज करें, सिर्फ एक पेन रखें अपने पास, या 2 पेन रख लें, लेकिन दोनों ब्लैक होने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फिजिकल वाले के, कैसे आप फिजिकल क्लासेस से देखें। कुछ स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस ऑप्ट करते हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट करते हैं। दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं, दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं। जनरली सबके लिए हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल बेहतर है, ना ही सबके लिए ये कह सकते हैं ऑनलाइन बेहतर है। स्टूडेंट के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। पर्सनली मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ज़ाती अगेन इस पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि अगर 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 स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, यानी रोज पढ़ने का आदी हो, तो ऑनलाइन सिस्टम बेहतर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रोज पढ़ने के आदी है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं सर नहीं पढ़ा जाता, जब तक कोई हमें खींचे ना तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अमूमी तौर पे हम कहते हैं आप फिर फिजिकल क्लासेस में आ जाए। ठीक है, लेकिन फिजिकल क्लासेस में जैसे मैंने आपको बताया ना, एक लेक्चर भी मिस हो जाए ना तो फिर वो लेक्चर कंपनसेट होना मुश्किल है। ऑनलाइन में ऐसे होता है कि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ भी गई है ना, तो वो लेक्चर आप पूरे सेशन में आपके पास मौजूद होता है, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगेन मैं इस वक्त कोई फिजिकल या ऑनलाइन के बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। जिसने जो डिसीजन करना था कर लिया, और ये स्टूडेंट खुद डिसीजन करे, ये ज़्यादा बेहतर है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि फिजिकल वाले फिजिकल क्लासेस से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, और ऑनलाइन वाले ऑनलाइन क्लासेस से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे रेगुलर और पंक्चुअल होना लाजमी है। रेगुलर का मतलब क्या है? रोज आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम पे आना है। हमारी क्लास का टाइम क्या है? 9:15। 9:15 से कब तक? 10:30 तक, 10:30 तक, यानी 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है। 1 घंटा 15 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम पे आना है आपने, 9:15 बजे क्लास में मौजूद होना है, और रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर आना है। और ख़ास तौर पे जो कीमती वक्त है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप 5-7 मिनट पहले आ जाते हैं, 10 मिनट पहले आ जाते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले अगर आप क्लास में मौजूद हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से टीचर अगर 5-7 मिनट लेट है, आपने उन 5-7 मिनट को ज़ाया नहीं करना। वैसे ज़ाया आप नहीं करते, तो जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेजॉरिटी ऑफ क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उस वक्त को इस्तेमाल कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर, है, ज़ाया नहीं करते आप अपने, ये आपको एहसास है। लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन है क्या? कोई ना कोई कंसेप्ट रिवाइज कर लिया जाए। देखें, आपको ये एहसास नहीं है, आपका ये वक्त बहुत कीमती है। ये वक्त बहुत कीमती, ये जो आपकी एज है ना, एज, ये हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं ना, वो ये कहते हैं नौजवान जिस फील्ड में लग जाते हैं ना, उसको निखार देते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है, मैं अब जब अपना कोई 15 साल 20 साल पुराना काम देखता हूँ ना, जो मैंने किया होता है, मैं हैरान होता हूँ कि मैं कितनी मेहनत किया करता था। अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है, मेरी इंटेलिजेंस का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाता, और कर भी नहीं सकता जिस तरीके से मैं आज से 15-20 साल पहले कर सकता था। तो याद रखिए, आपका ये जो पीरियड है ना, ये गोल्डन पीरियड है, प्राइम पीरियड है। इसमें सीए बहुत टफ है, लेकिन जिस एज में आप है ना, इसमें आपके लिए बहुत आसान, आप में एनर्जी है। ठीक है, इसको पॉजिटिवली यूज करें। 3 से 4 साल 5 साल यूज कर लें पॉजिटिवली। फिर इसके बाद चाहे जैसे मर्जी, जो आपकी डिजायर्स होती हैं ना, जो आपकी डिजायर, वो आप इंशाल्लाह पूरी करने के काबिल होंगे। ठीक है, मैं अब ये कुछ सेंसर करके एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अब थोड़ा सा अजीबोगरीब सी एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि
ये एज कितनी अहम होती है। तो जब मैं भी आपकी एज का था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था और मैं पढ़ने पढ़ाने वाला बच्चा होता था, वो थोड़ा इधर उधर घूमने फिरने वाला बच्चा होता था। तो मुझे उसको देख के बड़ा रश्क आता था। मैं कहता था ये सही याशी में ज़िंदगी है, घूमता फिरता रहता है और मैं पढ़ता रहता हूँ। ये तो एक फील होता था, एक मतलब कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड हुए और यकीन कीजिए, सच बात बता रहा हूँ, वही दोस्त जिसको मैं रश्क किया करता था एक दिन मेरे घर आया और मुझसे सिर्फ 2,000 रुपये उधार मांगे। तो मैंने कहा यार हुआ क्या, मतलब ये नौबत कैसे आई, मतलब तुम तो ठीक ठाक होते थे, घूमते फिरते, ये वो उस वक्त मोटरसाइकिलों पे घूमते फिरते थे जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो ये क्या, कहने लगा बस क्या बताऊं, घर वालों ने निकाल दिया है। अब मैंने कहा अच्छा घर वालों ने कैसे निकाल दिया है। वो फिर आगे लंबी कहानी थी, क्योंकि वो हरकतें कुछ ऐसी हो गई थी और इवन वो नशा करना शुरू हो गया था। उस दिन फिर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं उस वक्त जब मैं उसको रश्क किया करता था और मैं शायद अंदर से ये डिज़ायर किया करता था कि काश मैं भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजारूं जिस तरीके की ये गुजारा, उस दिन मैंने शुक्र किया या अल्लाह तूने मुझे उसके रास्ते में नहीं डाला। तो अभी भी शायद आप भी, चूँकि मेरी कमोबेश उस वक्त जो मेरी एज हुआ करती थी इस वक्त इसी एज में है, बहुत से लोग या बहुत सी एग्जाम्पल, वो दोस्त वगैरह आपके ऐसे होंगे जिनको देख के आपके दिल में ये एहसास पैदा होता होगा काश आप भी उस जैसे हों। लेकिन याद रखिए यही आपका टाइम पीरियड है, यही टाइम पीरियड है। मुझे अपने एक टीचर की बात याद है, वो कहा करते थे ज़िंदगी के 2 फेज़ होते हैं, पहला फेज़ और दूसरा फेज़। जो पहले फेज़ में मेहनत कर देता है वो दूसरे फेज़ में याशी करता है, और जो पहले फेज़ में याशी कर लेता है ना, वो दूसरे फेज़ में फिर मेहनत करता है। तो कोशिश करें इस फेज़ में आप मेहनत कर लें, क्योंकि सेकंड फेज़ की मेहनत जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। तो बात कहाँ से शुरू हो रही थी, कहाँ की कहाँ पहुँच गई, चलें बहरहाल बात ऐसी होती है, शुरू कहीं और से होती है, फिर पता नहीं चलता कहाँ पहुँच गई। तो रेगुलर की बात कर रहा था मैं, आपने रेगुलर आना है, पंक्चुअल होना है, अटेंटिव होना है क्लास में। अटेंटिव से मेरा मोबाइल साइड पे है तो आप अटेंटिव है, मोबाइल के अलावा कुछ भी कर ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्लास के दौरान में मोबाइल आपने इस्तेमाल नहीं करना, सामने भी नहीं रखना, सामने भी नहीं रखना, ठीक है। फिर इसके बाद आस्क क्वेश्चन अलोंग विद टॉपिक। मैं जैसे अभी मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लेक्चर में चेक पॉइंट का लफ्ज बोलता हूँ ना और आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे रुक के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। रेगुलर लेक्चर में भी इसी तरीके से होगा। उस वक्त आपने जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम याद रखिए, एक रूल आपको बता रहा हूँ, उस्ताद से क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए उस्ताद को बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, शाबाश, ये बात समझ लीजिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसके जवाब इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने से नहीं घबराना, क्वेश्चन पूछने से घबराएंगे सीख नहीं सकेंगे। वीकली टेस्ट मैंने आपको बताया, आपने अटेम्प्ट करना है, छोड़ने नहीं है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। पेपर देने के लिए जाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं बददुआ नहीं दे रहा, ना कोई पेशेंट को ही कर रहा हूँ, तजर्बे की बात बता रहा हूँ। पेपर देने के लिए जब जा रहे होंगे ना तब भी 100% तैयारी नहीं होगी। इवन आप में से किसी का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल भी आ जाता है ना, उसकी भी तैयारी 100% नहीं होगी, ठीक है। तो जितनी तैयारी है ना, आपने वीकली टेस्ट उसी तैयारी के साथ देना है। जो स्टूडेंट हॉस्टलाइज में है, हॉस्टल को अच्छे ज़रा सेलेक्ट कर लें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अहम होती हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। डिसीजंस की ना, हर डिसीजन की एक कॉस्ट होती है, एक उसका रिवार्ड होता है। बाज़ औक़ात हम कंप्लीट एनालिसिस नहीं करते, ठीक है। वो एक मूवी में देख रहा था, उसमें बाप और बेटा था, तो बाप अपने बेटे को असूल बता रहा था। अब वो असूल किताबों में कहीं नहीं मैंने पढ़ा था। तो बाप बेटे को असूल क्या बता रहा था, कह रहा था फैसला करते हुए हमने सिर्फ करीब का फ़ायदा नहीं देखना, दूर का नुकसान भी देखना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि फ़ैसला करते हुए हम लोग करीब का फ़ायदा देख लेते हैं, दूर का नुकसान नहीं देखते। कि ये हॉस्टल है, इसका रेंट कम है, थोड़ा कम है, दूसरे वाले हॉस्टल का रेंट ज़्यादा है, चलो कम वाले हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ पे खाना ठीक नहीं है, आपका पेट ख़राब हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट डिस्कस करते होते हैं एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, क्यों, उधर पढ़ने का माहौल नहीं है। तो कोशिश करें जहाँ पे इतनी कुर्बानी मुझे अंदाज़ा है, मैं खुद इस फेज़ से गुज़रा हूँ। अब कुछ बातें मैं सिर्फ आपको बताने की नीयत से, मोटिवेट करने की नीयत से। अल्लाह का शुक्र है अब बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं
बस का किराया बचाने के लिए घर से कॉलेज पैदल जाया करता था। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा है स्टूडेंट की लाइफ के हालात कैसे होते हैं। आप में से बहुत से के अच्छे हालात होंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो जिसके हालात कमोबेश इसी तरह के हैं। लेकिन जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त कोशिश कीजिए आपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे मैं बताया ना, मैं आपको मेरे में कुछ अच्छी आदतें भी थी, कुछ ज़ाहिर है ज़िंदगी या इंसान गलतियां भी करते हैं, कुछ अच्छी आदतें भी हैं। मैं सेविंग किया करता था, बाकी चीज़ों के ऊपर मैं पैसे बचा लिया करता। मुझे किताबें खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे घर के करीब लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो मैं उधर से किराए पे ना नॉवल लेके पढ़ने का शौक मुझे शुरू से था, पढ़ा करता था। और फिर कोर्स की किताबें भी खरीदा, एक कोर्स की एक किताब खरीदी ना, मार्केट में मुझे किसी दूसरे टीचर की किताब नजर आती जब मैं स्टूडेंट था, मैं वो किताब भी खरीदा करता था। किताब खरीदने के ऊपर वाह मेरा होता था, इसके ऊपर मैं पैसे नहीं सोचा करता था कि यहाँ पे पैसे बचाने, बाकी हर एक्टिविटी से जहाँ से पैसे बच सकते थे बचाने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पे तो याद रखिए ये आपका कैरियर है, इसके ऊपर आपके बाज़ औक़ात ऐसा होता है थोड़े से पैसे आप किसी जगह से बचा लेते हैं, लेकिन वो आपके कैरियर के लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का बेनिफिट हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं आके बाकायदा हमारे पास रोते हैं कि सर हम ऐसे हॉस्टल में चले गए हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने नहीं देते, कभी तंग करते हैं, कभी वो बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाता है, हमें मजबूरन साथ चलना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो कोशिश करें इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं इनको ध्यान से, और दोस्त बनाएं ऐसे जो पढ़ने वाले हों, पढ़ने वाले। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए सेशन ये है कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कोर्स लेने के लिए लैपटॉप को इस्तेमाल करना है या कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है। मोबाइल पे हरगिज़ लेक्चर नहीं लेने, हरगिज़ लेक्चर नहीं लेने, हरगिज़ लेक्चर नहीं लेने, क्योंकि मोबाइल में आपको पता है हर 2-3 मिनट के बाद कोई ना कोई मैसेज आता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है, तो वो फिर कहीं के लेक्चर चल रहा होता है और सामने नोटिफिकेशन आ जाता है, बंदा कहता है बस थोड़ी देर में 10 सेकंड के बाद मैं वापस आके लेक्चर ले लेता हूँ, लेकिन 10 सेकंड में एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक। तो मोबाइल पे लेने को लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है मोबाइल के ऊपर लेक्चर ना लीजिए। मोबाइल से जितना दूर हो उतना बेहतर है। मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है। फ़ायदे बताने को शायद आप जितने मुझे फ़ायदे बताएं उससे डबल फ़ायदे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश कीजिए इसको अवॉइड कीजिए। मैं पूरे दिन में शायद जो मेरा मोबाइल का टाइम होगा वो कोई 15 मिनट के करीब का होगा, जो मेरा अपना ऑफिस। हाँ, जो स्टूडेंट्स वाला होता है जिसमें रिस्पॉन्ड करना होता है उसमें मेरा 1.5 से 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें व्हाट्सएप क्वेरीज होती हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। वरना बाकी जो है वो और वो भी मैं टाइम रखा हुआ है, यानी मैंने अब देखूंगा शाम को जाके 5 बजे के बाद। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, जो दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कहते फ़ोन ही नहीं उठाते, फ़ोन ही नहीं उठाते, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है ये बंदे की आदत ही ऐसी है, तो फिर फ़ोन ही उस वक्त करते हैं जब वो उन्हें पता हो कि ये इस वक्त ये देख लेगा, इसके पास टाइम होगा, या कॉल की बजाय वो मैसेज कर दिया करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और ये 15 मिनट को भी मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक मज़ीद कम हो जाए तो बेहतर है। फिर डोंट मिस यूज फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, यूज रेगुलर स्पीड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो एक बड़ा वो एतराज़ करते हैं, सर समझ नहीं आती ऑनलाइन लेक्चर की समझ, तो उनसे थोड़ा 2-4 सवाल पूछे, पता चलता है वो लेक्चर की स्पीड बढ़ाते हैं। कहते हैं सर आप तो बहुत स्लो क्लास में बोलते हैं, हमें तो वो जो 1.5 या 2 के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, नहीं आती। देखें, आपने सिर्फ सुनना नहीं होता, जो उस्ताद बोल रहा होता है ना, सिर्फ सुनना नहीं होता। मूवी देखने में और उस्ताद जो बता रहा है उसके सुनने में फ़र्क है। मूवी आपने सिर्फ देखनी है, समझनी नहीं होती। देखना है, उसको एंजॉय करना है, लेकिन जो उस्ताद लेक्चर दे रहा होता है उसमें टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं, वो आपने सुनने भी हैं, समझने भी हैं, और माइंड में रिटेन भी करना है। आपके माइंड को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो हम जानबूझ के बाज़ औक़ात आहिस्ता बोलते हैं, बाज़ औक़ात चीज़ें बार बार बोलते हैं, वो इसलिए ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो अगर ऑनलाइन में स्टूडेंट स्पीड डबल रखेंगे ना, तो याद रखिए उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी कंप्रोमाइज़ होगा, ये कंफर्म है। अमूमी तौर पे जो स्टूडेंट्स ज़्यादा स्पीड के ऊपर लेक्चर देखते हैं ना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। एक स्टूडेंट जो था वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा, कई क्वेश्चन। मैंने 1-2 दफ़ा उसे कहा यार ये चीज़ तो मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, आप दोबारा पूछ रहे हैं, चलो फिर बता देता हूँ। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जब बार बार हुआ ना तो स्टूडेंट बार बार ना शुरू हो, नाम भी जहन में सेव हो जाता है।
तो एक दिन उससे मैंने पूछा, मैं इतने सवालियाँ हैं तो मुझे ये बताओ कि लेक्चर की स्पीड क्या होती है? सर 1.5 पे सुनता हूँ मैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे 1.5 पे नहीं, रेगुलर पे सुनो। जब आप स्पीड तेज़ करते हैं तो डेफिनेटली कुछ अहम चीज़ जो होती है वो आपका माइंड उसको बाज़ औक़ात पिक नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता। जितनी देर उसे प्रोसेसिंग के लिए चाहिए उतनी देर में अगला कंसेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को होती है, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए जी, अच्छा ये ऑफिशियल लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर, ये एक प्रॉब्लम होती है। अब सिर्फ क्विकली मैं बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा करना नहीं चाह रहा। अच्छा, ये मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये बताऊं आपको कि यूट्यूब पे लेक्चर आप जाएंगे तो कमर्शली लॉस होगा और आपको ऑफिशियली लेक्चर बाय करना चाहिए क्योंकि कमर्शली कॉलेज के लिए बेनिफिशियल है। ये एक फैक्टर ज़रूर है, फैक्टर ये एक ज़रूर है, लेकिन याद रखें जो रिज़्क अल्लाह ताला ने जिसके लिए लिख दिया है वो उसे किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाना है। अगर मैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए ये कंपेयर कर रहा होता ना तो मैं क्लास में नहीं बता रहा होता, क्लास से पहले वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या ग्रुप्स में फैला चुका होता। क्लास में इसलिए क्योंकि आप लोग तो डिसीजन कर चुके हैं। आप में से शायद ही कोई इक्का या दुक्का एक दो स्टूडेंट ऐसे हों जो कहें कि सर नहीं मुझे आपका स्टाइल पसंद नहीं आया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो डिसीजन कर चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द सेशन तक करेंगे। तो आपको तो इस चीज़ से जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको और ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट किसी वजह से यूट्यूब पे के लेक्चर ले भी रहा है तो उसके लेक्चर लेने में और आप जो कॉलेज से लेक्चर ले रहे हैं इन दोनों के लेक्चर लेने में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क, यूट्यूब पे लेक्चर आउटडेटेड होते हैं। याद रखिए आई कैप हर सेशन के बाद सिलेबस इशू करता है, उस अटेम्प्ट के लिए हर अटेम्प्ट के लिए अलग सिलेबस इशू होता है। बाज़ औक़ात उसमें रिवीजन होती है, बाज़ औक़ात रिवीजन नहीं होती, बाज़ औक़ात स्टार्ट में रिवीजन नहीं होती लेकिन सेशन के दौरान में रिवीजन हो जाती हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है उनकी जिम्मेदारी उस्ताद पे आ जाती है। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है कॉलेज के साथ, अगर आई कैप आखिरी दिन भी कोई रिवीजन करता है ना, आखिरी दिन करेगा नहीं लेकिन एक महीना पहले तक वो की हुई है उसने रिवीजन, एक महीना पहले भी रिवीजन करता है, मेरी जिम्मेदारी है, आपको कतन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिवीजन आएगी वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो रिवीजन होती है ना उनके टेस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। जिस अटैम्प्ट में कोई चीज़ अगर रिवाइज होती है उसके टेस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद बाज़ का सिलेबस में चेंज नहीं भी होता, एग्जामिनर की स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। पास पेपर की डिस्कशन लेटेस्ट वाले की अवेलेबल नहीं होगी। और मुझे अब बता रहा हूँ प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो 2-3 अटैम्प्ट्स हैं उनकी निस्बत जो अपकमिंग लेटेस्ट अटैम्प्ट्स हैं इनमें केस स्टडी का स्टाइल सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। इस वजह से मुझे अपनी इस अटैम्प्ट की जो बुक है ना उसमें कुछ मटेरियल रिवाइज करना पड़ा है। हालांकि सिलेबस में चेंज नहीं है लेकिन रिवाइज केस स्टडी की वजह से। आप कंपेयर कीजिएगा जब आप केस स्टडी कर रहे होंगे ना, पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स की केस स्टडी उससे पुरानी वाली केस स्टडी को कंपेयर कीजिएगा, आपको उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा, खासतौर पे जब मैं खुद आपको बताऊंगा फ़र्क क्या है। तो बाज़ औक़ात एग्जामिनर की स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, हम अपना फिर जो करंट लेटेस्ट लेक्चर होता है उस रिवाइज स्ट्रेटजी के मुताबिक शेयर करते हैं, जो कि ज़ाहिर है यूट्यूब पे तो पुरानी उस वक्त ही स्ट्रेटजी होगी। एडिशनल स्टडी मटेरियल होता है, प्रीमियम रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या होंगे बाय द पास ऑफ टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरेक्शन नहीं होता है यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, कोई सवाल अगर वो जहन में आ जाए पूछ नहीं सकते, और अगर कोई गलत कंसेप्ट बैठ जाए समझ के तो वही कंसेप्ट कंटिन्यू होता रहता है। क्लास में तो चले क्लास के साथ होते हैं, स्टूडेंट से डिस्कस कर लिया, उस्ताद से सवाल पूछ लिया, कंसेप्ट अगर कोई गलत भी हो तो ठीक हो जाता है। टेस्ट नहीं दे सकते, ख़ास तौर पे बहुत अहम चीज़ है, आप लोगों ने टेस्ट ज़रूर देना है। यूट्यूब पे जाएंगे आप टेस्ट नहीं दे सकते, आप सीख तो लिया लेकिन क्या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको प्रेजेंट भी कर पा रहे हैं कि नहीं, यूट्यूब से कभी नहीं वैल्यूएट कर पाएंगे, और इलीगल और अनएथिकल तो है ही। बहरहाल आगे चलते हैं। ये कुछ सर्विसेज होंगी, ये वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी ये मैं आपको बताऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है। ये जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे चलेगा मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। स्टडी मटेरियल दो तरह के हैं, एक आई कैप का स्टडी मटेरियल है, एक हमारी बुक होगी। आई कैप का स्टडी मटेरियल भी करेक्ट है, कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें नहीं है, ये भी ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये लिखा है गोरों ने, अंग्रेज़ों ने, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज अपनी वोकैबुलरी के मुताबिक लिखा है, हमारे और लीगल लैंग्वेज है। इसका एक पैराग्राफ याद करना ना कमाल की बात हो जाएगी अगर आप याद कर लेंगे, याद करना मुश्किल है। करेक्ट है,
याद करना मुश्किल है। हमने क्या किया है, उसको आसान कर दिया, कोशिश की है कि हम उसको आसान कर दें ताकि अच्छे तरीके से याद रह सके। और आपको याद आए कि आपने वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप हमारी स्टडी टेक्स्ट के वर्ड्स यूज नहीं करते तो आंसर ठीक होगा कि गलत होगा? ठीक, प्रोवाइडेड कंसेप्ट ठीक हो, ठीक है, डिफरेंट हो, कंसेप्ट ठीक हो। हमने इसीलिए उसको उठा के सिंप्लीफाई करके शेयर कर दिया। और चूंकि इसको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, जो शायद इससे ज़्यादा कमोबेश, तो स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, इसका मतलब है आई कैप इसको करेक्ट मार्क कर रहा है तो पास हो रहे हैं, वरना शायद हमारा कोई स्टूडेंट पास ही नहीं होता। ठीक है, लेक्चर प्लान क्या होगा? डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ ये अभी आप पर्ची छोटी सी शेयर की गई होगी, शेयर की गई है लेक्चर की। एक तो ये बड़ा पेज है, छोटी पर्ची नहीं शेयर की गई आपके साथ। डेली लेक्चर प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसमें कंसेप्ट लिखे होंगे जो हमने पढ़ने हैं, कवर करने हैं, रेफरेंस होगा, आई कैप की बुक का भी रेफरेंस होगा, हमारी बुक का भी। आपने दोनों में से एक बुक चूज करनी है, बल्कि आपको मैं ऑप्शन देता ही नहीं, आपके लिए, आपके भी हाथ में मैंने खुद डिसीजन कर लिया। आपने ये बुक डाउनलोड करके रखनी है आई कैप की वेबसाइट से, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। बाय आपने ये बुक करनी है, और आपने, अच्छा ये ना समझिएगा कि इसमें शायद कोई फ़ायदा होगा, कुछ थोड़ा सा फ़ायदा होता है हमारा, लेकिन वो नॉमिनल सा फ़ायदा होता है, इसलिए कि जो फॉर एग्जाम्पल 20-22 हज़ार अगर आप कॉलेज की फ़ीस दे चुके हैं तो ये 500-600 होगा, इसमें से कितना को हमने कमा लेना है। ठीक है, तो ये डिसीजन जो मैं आपके बिहाफ पे कर रहा हूँ वो सिर्फ आपकी कन्वीनियंस को सामने रख के कर रहा हूँ, वरना आपके पास ऑप्शन है आई कैप की बुक को ऑप्ट करना है, दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना है, आपने कर लीजिए। मेरी सजेशन क्या है, याद यहाँ से करेंगे, आप याद यहाँ से करेंगे, आई कैप की बुक को एक दफ़ा रीड कर लेंगे ये देखने के लिए कि क्या सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया कि नहीं। याद इधर से नहीं करना, याद इधर से करना है। आई कैप की बुक के सारे क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं, एडिशनल भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो आई कैप की बुक में मौजूद नहीं है, आई कैप के ही क्वेश्चन पास्ट जो आई कैप की बुक में मौजूद नहीं है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुए हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आई कैप के बुक में नहीं है, एग्जामिनर कमेंट्स नहीं है, वो हमने इंक्लूड किया है। मार्किंग स्कीम इधर नहीं है, इसमें इंक्लूड किया। अब एग्जामिनर कमेंट्स क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, ये आगे लेक्चर चलेगा, हम आपको बताते जाएंगे। तो डिस्कशन होगी इसी तरीके से आपको, यानी बताना ये चाह रहा हूँ, आपका हर लेक्चर प्रॉपर्ली प्लान्ड है, डिसाइड करके हम घर से आते हैं। ये नहीं है कि आज कोई इस चीज़ का मूड हुआ तो ये पढ़ा दिया, डिसाइड किया जाता है टोटल कितने लेक्चर्स हैं, एक चैप्टर के कितने लेक्चर देने हैं, इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझाना है, असाइनमेंट क्या देनी है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करते हैं। आज जो कंसेप्ट पढ़ाया ये क्वेश्चन उससे मैच करता है कि नहीं करता, फिर आपको असाइनमेंट दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कशन होगी कंसेप्ट्स की वन बाय वन। जैसे अभी मैं एंड में कुछ जगहों पे रुक के क्विक रिकैप कर रहा हूँ ना, इसमें सबसे अहम चीज़ ये, इसमें सबसे अहम चीज़ ये, रिकैप हुआ करेगा। और एंड में आपको डेली बेसिस के ऊपर आपके कंसेप्ट को इवैल्यूएशन भी होगी। कंसेप्ट की इवैल्यूएशन कैसे होगी, अगेन ये भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अगर ज़बानी कलामी बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से गुजरेंगे फिर आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा। तो ये जो वैल्यूएशन है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है। इन शॉर्ट आपकी सारी चीज़ें हमने प्लान कर रखी हैं, कर छोड़ी हैं, आपने सिर्फ एक चीज़ की नियत कर लीजिए कि उस्ताद जो कुछ बताएगा आपने उसके ऊपर अमल करना है। कोई चीज़ समझना है, पूछ सकते हैं, आपका राइट है कि सर ये काम क्यों करवा रहे हैं, मैं जस्टिफाई, मैं इसको माइंड नहीं करूँगा। आप मेरी किसी भी चीज़ को, जजमेंट को, प्रैक्टिस को चैलेंज कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी, एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपके लिए बेहतर यही है उस्ताद जो कुछ बताए उसको फॉलो करते जाए। क्लियर जी? लास्ट चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। अच्छा, सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, एक्सपेक्टेड डेट है 15 जुलाई 2024। ठीक है, 2-4 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकते हैं, नीचे तो नहीं ऊपर हो सकते हैं, 15 से 20 के दरमियान में, लेकिन उम्मीद है 15 जुलाई को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और एंड वाले कुछ चैप्टर्स इजी भी हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आपका आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।